गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष आज यहाँ पर जो हमने टॉपिक लिखा है कि भारत का संपूर्ण भूगोल के संदर्भ में चौथे एपिसोड के साथ उपस्थित हूँ। और यह एपिसोड विशेष तौर पर जो हमारी भूगर्भिक ऐतिहासिकता है इसको प्रॉपर डिफाइन करेगा। और इस पर आधारित हमने 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड किया है। आज यह इसका तीसरा सेगमेंट है। इस पे हम लोग आज पुनः चर्चा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सब सीरीज का भी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराया जाता है। आप उसको वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया रहता है। तो चलिए आज की क्लास हम प्रारंभ करते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो चलिए क्लास देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ पर इंप्रूवमेंट या किस प्रकार के चरण हैं भारतीय जो भूगर्भिक इतिहास है। क्योंकि हम लोग वैश्विक भूगर्भिक इतिहास को प्रॉपर ढंग से डिफाइन कर लिए हैं। अब डिस्कस चल रहा है भारतीय भूगर्भिक इतिहास का। और भारतीय भूगर्भिक इतिहास के विषय में हमने सबसे पहला जो डिस्कशन किया था वह डिस्कशन था आद्य, या जिसको हम कहते हैं आर्कियन। क्या कहते हैं? आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का प्रॉपर डिस्कशन। और इसमें हमने पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था कि किस प्रकार से आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहां कहां पर यह वितरित हैं और इनके क्या महत्व हैं और इनमें क्या अंतर है। इन सब गुणधर्मों को हम लोग बहुत विशेष ढंग से पढ़ा है। अब हम दूसरा जो इसका सेगमेंट है इंडियन ज्योलॉजिकल कैलेंडर का, यह है पुराणा महाकल्प। और पुराणा महाकल्प में पुनः बेसिकली 2 सब पार्ट हैं। 2 सब पार्ट हैं। एक सब पार्ट है जिसको हम कहते हैं कुडप्पा और दूसरा सब पार्ट है जिसको हम कहते हैं विंध्यन। तो आज का जो क्लास हमारा पूर्णतया है यह कुडप्पा क्रम की चट्टानों पर तथा विंध्यन क्रम की चट्टानों पर आधारित है। तो आइए अपने हम अब टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है इसके बारे में क्या तथ्य है जो हमको जानना चाहिए, और ऐसे कौन से तथ्य हैं विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में जो हमको जानना चाहिए, जहां से एग्जाम में प्रश्न 100% पूछा ही जाता है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टान के विषय में। अगर हम डिस्कस करें कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टान है, सबसे जो प्राचीनतम चट्टान आर्कियन है, उसके पश्चात है धारवाड़। धारवाड़ हम कह सकते हैं कि सबसे प्राचीनतम अवसादी चट्टान है, लेकिन जीवाश्म रहित है। पुनः जब और टाइम आगे बढ़ता है तो आर्कियन और धारवाड़ क्रम की चट्टानों का और ज्यादा अनाच्छादन और अपर्दन होता है। उसके पश्चात जो दूसरी अवसादी संरचना बनती है वह है कुडप्पा क्रम की चट्टान। कुडप्पा भी एक अवसादी चट्टान ही है। और अगर हम बात करें कुडप्पा क्रम की संरचना के विषय में, तो यह आंध्र प्रदेश के कुडप्पा और कर्नूल जनपद में इसका विस्तार देखा जाता है। इसका और इसी के बेसिस पर इसका नाम भी रखा जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टान। लेकिन और भी कुछ संरचनाएं हैं जो छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। अर्थात कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश के कुडप्पा एवं कुर्नूल जनपद में तो है ही, इसके साथ साथ इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में भी अवेलेबल है। और कहां पर है? आपके राजस्थान वाला जो सेक्शन है दिल्ली का, राजस्थान दिल्ली क्षेत्र अर्थात जो अरावली वाला सेक्शन है। राजस्थान दिल्ली का मतलब क्या समझते हैं? तो अरावली रेंज है, क्योंकि अरावली का ही एक्सपेंशन राजस्थान से कहां तक है? दिल्ली तक है। और साथ में जो हमारा हिमालयी सेक्शन है, हिमालयी सेक्शन में भी आपको कुडप्पा क्रम की चट्टानों के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो इन 4 सेक्शनों का हमको प्रॉपर अध्ययन करना है कि किस प्रकार से कुडप्पा क्रम की चट्टान का विस्तार या कुडप्पा क्रम की चट्टान का विस्तार आंध्र प्रदेश में कहां कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान और जो हमारा हिमालय वाला सेक्शन है यहां पर कहां कहां है। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि जो आंध्र प्रदेश का कुडप्पा क्षेत्र है, यहां पर कुडप्पा की विशिष्ट द्रोणी में क्या, कुडप्पा की विशिष्ट द्रोणी में विकसित कुडप्पा क्रम को, विकसित कुडप्पा क्रम को 2 खंडों में, 2 खंडों मतलब एक होगा ऊपरी कुडप्पा और एक हो जाएगा निचली कुडप्पा। ध्यान रखिएगा,
कह रहे हैं कि जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है, क्योंकि यहां पर भी दो पार्ट है, एक है आंध्र प्रदेश का कुडप्पा और एक है कुर्नूल जनपद का। तो जो कुडप्पा वाला सेक्शन है, ए वाला, इसकी जो विशिष्ट द्रोणी है में कुडप्पा क्रम को दो खंडों में बांटा गया है तथा इसके 4 उपक्रम है। कितने उपक्रम है? 4 है। तो यहां पर है एक ऊपरी कुडप्पा, एक निचला कुडप्पा है, लेकिन यहां पर टोटल जो सब डिवीजन है ये 4 है। कितने हैं? सब डिवीजन टोटल 4 है। पूछा जाता है क्वेश्चन, एकदम 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ने में हो सकता है आपको टफ लगे कि क्या बोरियत वाला पढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन करिएगा कि जो पढ़ा रहे हैं यह आपका यूजीसी में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, टीजीटी, पीजीटी में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। साथ में जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं वहां पर भी यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उसके महत्व को देखते हुए यहां से आपको हम क्वेश्चन बनाने के दृष्टिकोण से ही यह मटेरियल दे रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो कुडप्पा क्रम का हम दो विभाजन करते हैं, तो एक तो हो जाता है ऊपरी कुडप्पा, एक पार्ट है, और जो दूसरा पार्ट है ये एक है निचला कुडप्पा और एक है ऊपरी कुडप्पा, दो पार्ट है। लेकिन यहीं पर एक ट्रांजिशन फेज भी आता है। ऊपरी कुडप्पा और निचले कुडप्पा के बीच में एक ट्रांजिशन फेज आता है जिसको हम सब पार्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सब पार्ट कह देते हैं। यह कहलाता है विषम विन्यास या विषम कुडप्पा। सेम टाइप से ऊपरी कुडप्पा और विंध्यन, क्योंकि विंध्यन भी आगे आएगा, इसके बाद विंध्यन क्रम आता है कुडप्पा के बाद। तो जो ऊपरी कुडप्पा है और विंध्यन, तो इन दोनों के बीच का भी कुछ ट्रांजिशन फेज होता है। उस ट्रांजिशन फेज को भी यहां पर विषम विन्यास का कुडप्पा कहते हैं। तो इस प्रकार से कुडप्पा क्रम की चट्टानों को दो मुख्य भागों में और 4 उप भागों में विभक्त किया जाता है। और अगर इसको प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो देखिए यहां पर जो निचला कुडप्पा है, निचला कुडप्पा में कौन कौन सी संरचनाएं प्रमुख हैं, इसके नाम आपसे पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि पापा घनी जो क्रम की चट्टान है यह किसका, इसका रिलेशन किस कालक्रम से है? तो आपको जवाब देना है निचला कुडप्पा से। किससे? निचला कुडप्पा से। तो निचला कुडप्पा के जो उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं, एक है पापा घनी उपक्रम, एक है आपका बेम्पेल्लई स्लेट, और एक आपका है गुलचेरू क्वार्टजाइट उपक्रम। तो यह इसके कह सकते हैं 3 उपक्रम हैं, और इसमें भी मुख्य जो नाम रखा जाएगा ये है पापा घनी उपक्रम। क्या है? पापा घनी उपक्रम। तो निचला कुडप्पा का जो मेन कह सकते हैं सब पार्ट है यह कहलाता है पापा घनी। इसी प्रकार अगर हम बात करें जो विषम विन्यास है, विषम विन्यास का जो प्रमुख कंपोनेंट है यह कहलाता है चेवार उपक्रम। लेकिन साथ में और भी उपक्रम दिए गए हैं, इनके नाम है जैसे कोल्लमपेट स्लेट और नागरी क्वार्टजाइट। तो आप सब कुछ ना याद कर पाए तो बहुत समस्या तो नहीं है, वैसे याद तो करना ही चाहिए, लेकिन एटलीस्ट जो हाईलाइटेड पॉइंट उसको तो याद ही करना है कि कुडप्पा क्रम को 2 मुख्य और 4 उपभागों में, फिर निचले कुडप्पा का जो प्रमुख है उसका नाम है पापा घनी, विषम कुडप्पा का जो प्रमुख है इसका नाम है चेयार उपक्रम, साथ में जो ऊपरी कुडप्पा है इसका जो प्रमुख संरचना है यह कहलाती है नल्ला मलाई उपक्रम। नल्ला मलाई को हम लोग प्रॉपर ढंग से डिस्कस करते हैं जब पूर्वी घाट का डिस्कशन होता है। पूर्वी घाट का विस्तार हम देखते हैं, इसका कोरोमंडल जो सेक्शन है कुछ इसका विस्तार होता है तमिलनाडु में और कुछ होता है आंध्र प्रदेश में, और उसी आंध्र प्रदेश में मिलता है पालकोंडा, बोलिकुंडा और नल्ला मलाई। इन सब का हम प्रॉपर डिस्कशन वैसे तो बहुत तीव्रता से किए थे क्योंकि आरओ का एग्जाम हो रहा था, तो उसी दौरान हमने इस पर वीडियो एक बनाया था। एक क्या लगभग 4-5 वीडियो है जो पूरे भारतीय मानचित्रावली पर बेस्ड है, लेकिन वह ऑडियो में है। अब हम प्रयास करेंगे कि वो सब मटेरियल आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जाए, तो हम इसी क्रम में उसको भी उपलब्ध कराएंगे पुनः। लेकिन नल्ला मलाई एक प्रकार से आंध्र प्रदेश में ही है और यह एक प्रकार की चट्टान का क्रम है। और अन्य जो है उसमें कौन है, एक है अलग से कुंभम स्लेट है और बैरनकोंडा क्वार्टजाइट है। ये आप देख रहे हैं, एक पापा घनी में स्लेट मिलता है और क्वार्टजाइट मिलता है। क्या मिलता है? स्लेट और क्वार्टजाइट। आप देख रहे हैं क्रम में स्लेट और क्वार्टजाइट। अच्छा, यहां पर क्या है? यहां पर है किस्ताना उपक्रम है, और किस्ताना उपक्रम के अंतर्गत जो यहां मिलते हैं, यहां पे कौन है? श्री सैलम क्वार्टजाइट है, फिर यहां पर है कोलुम नाला स्लेट है और इर्रा कोंडा क्वार्टजाइट है। तो यह इस प्रकार से इनके पार्ट, सब पार्ट और उसके भी सब पार्ट यहां पर
प्रॉपर ढंग से डिफाइन किए गए हैं और बहुत संक्षेप में है, बहुत ज्यादा यहाँ पर डिटेल में हमको बस नाम याद हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। नाम अगर याद कर लेते हैं तो समझिए आपका लगभग 90% काम हो जाएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर हम इसके विषय में थोड़ा डिटेल में देखें तो जो हमने वहां पर देखा था ना, ये देखिए, ये था पापा घनी, फिर चेयार, फिर नल्ला मलाई, फिर किस्ताना, इसी के बारे में हम देख रहे हैं। थोड़ा पहले पापा घनी के बारे में देख लेते हैं। अब पापा घनी के बारे में अगर हम देखें तो जो पापा घनी क्रम की चट्टान है, इस उपक्रम का नामकरण जो है, एक है नदी पापा घनी, क्या है, एक नदी है पापा घनी नदी के नाम पर रखा गया है। किस नदी के नाम पर रखा गया है? पापा घनी नदी के नाम पर रखा गया है। क्लियर, एकदम याद रखिएगा। और जिसकी घाटी में ये शैलें अनावरित देखी जाती है। अनावरित का मतलब है इसका ऊपरी भाग खुला हुआ है, इस पर कोई अवसाद नहीं जमा हुआ है, ठीक है। इसमें क्वार्टजाइट, क्या, क्वार्टजाइट, जिसमें नाम आता है गुलचेरू क्वार्टजाइट। कह रहा है कि इसमें क्वार्टजाइट की भी संरचना है, क्योंकि क्वार्टजाइट क्या है? चट्टान का एक प्रॉपर, जो चट्टान होती है एक अम्लीय चट्टान होती है और वो भी आंतरिक होती है, उसको हम कहते हैं क्वार्टजाइट। नहीं, क्वार्टजाइट बेसिकली होता क्या है, देखो थोड़ा सा कभी काल, क्वार्टजाइट क्या है, यह एक टाइप से किसी भी चट्टान का फंडामेंटल खनिज होता है। और टोटल अगर फंडामेंटल खनिज को डिफाइन करें, जो चट्टान को प्रॉपर डिफाइन करते हैं, तो 6 होती हैं, जिसमें फेल्ड्सपर है, क्वार्टजाइट है, माइका है, ऑल्विन है, ऑप्योलाइन है। तो ये सब क्या है? एक प्रकार से चट्टान के मुख्य कंपोनेंट हैं, और उसी में एक जो मुख्य कंपोनेंट जिसका नाम क्वार्टजाइट, और इस क्वार्टजाइट के बेसिस पर जो एक चट्टान हमको मिलती है उसका नाम है गुलचेरू बलुआ पत्थर। तो यहां पर इसमें क्वार्टजाइट भी मिलता है, प्लस बलुआ पत्थर निचले भाग में मिलता है, साथ में सेल मिलती हैं, स्लेट मिलता है। स्लेट का जो उदाहरण मिलता है, ये कहां मिलता है? ब्यमपल्लई स्लेट है इसका उदाहरण। साथ में चूना पत्थर एवं संगमरमर, जो संगमरमर है यह निचले कुटप्पा में मिलेगा, ऊपरी में मिलेगा। कह रहा है यह संगमरमर जो है ऊपरी भाग में मिलता है। ऊपरी भाग मतलब होता है कि चट्टान बहुत मोटी होती है, ऐसा तो है नहीं कि एक आध 2 मीटर की होती है, एक एक चट्टान 50-50, 100-100 मीटर मोटी होती है। तो ऐसे क्रम में कह रहा है कि जो यह पापा घनी वाली चट्टान जो अनावरित रूप में देखी जाती है, जब इसका हम कहते हैं कि अनुसंधान किए हैं, तो इसमें बहुत प्रकार की चट्टानों का हमको इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है। इसमें क्वार्टजाइट भी मिलती है, और क्वार्टजाइट का उदाहरण भी मिलता है गुलचेरू से। कहां से मिलता है? गुलचेरू से। साथ में इसमें बलुआ पत्थर का भी उदाहरण मिलता है। साथ में बलुआ पत्थर लेकिन जो मिलेगा वह निचले भागों में मिलेगा, जो पापा घनी का निचला भाग है वहां पर मिल जाएगा। साथ में इसमें सेल भी मिलेंगी, स्लेट मिलेगा, और स्लेट जो मिलेगा इसके बेसिस पर जो नाम है ये है ब्यमपल्लई स्लेट। साथ में चूना पत्थर के भी साक्ष्य यहाँ पर अवेलेबल हैं पापा घनी में, और संगमरमर के भी साक्ष्य अवेलेबल हैं। लेकिन चूना पत्थर और संगमरमर के जो साक्ष्य यह ऊपरी भाग में है, पापा घनी के ऊपरी भाग में है। और साथ में हम कह सकते हैं कि इस उपक्रम में डाइक एवं सिल के अंतर्भेद भी पाए जाते हैं। डाइक और सिल जो हैं यह बेसिकली ज्वालामुखी के आंतरिक भाग में, ज्वालामुखी के आंतरिक भाग से निर्मित होने वाली कुछ चट्टानों का उदाहरण होता है, जिसको हम डाइक और सिल कहते हैं, और जिसके कारण चूना पत्थर का कायांतरण किसमें हो जाता है? संगमरमर में हो जाता है, और सर्पेंटाइन तथा टैक में हो गया है। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी चट्टान के ऊपर जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर लगाया जाता है तो वह चट्टान अपना रूप बदल देता है। और स्वाभाविक सी बात है कि जब आर्कियन था, धारवाड़ था, कुटप्पा था, ये सब जब बनी है, तो यहां पर भी अभी टेम्परेचर है और साथ में प्रेशर भी जनरेट हो रहा है, इसलिए जो चूना युक्त चट्टानें थी यह अपना रूप बदल देती हैं। या अन्य भी जो चट्टानें, जैसे बलुआ पत्थर का जब रूप बदलता है तो बनता क्या है? क्वार्टजाइट बनता है। क्या बनता है? क्वार्टजाइट बनता है, क्योंकि बलुआ पत्थर का ही रूपांतरण है क्वार्टजाइट। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो यहां पर मेंशन किया गया है कि यहां पर बहुत सी चट्टानें अपने कायांतरित रूप में भी पाई जाती हैं, जैसे संगमरमर, चूना पत्थर का जब रूपांतरण होता है तो क्या बनता है? संगमरमर बनता है। सेम टाइप से सर्पेंटाइन बनता है, जो गैब्रो चट्टान होती है आग्नेय गैब्रो वाली, कौन सी? गैब्रो का ही रूप बदलता है तो क्या होता है? सर्पेंटाइन होता है। सेम टाइप से टैग भी एक टाइप से रूपांतरित चट्टान है। क्वार्टजाइट भी आपकी एक रूपांतरित चट्टान है जो बलुआ पत्थर का रूपांतरण है। तो इस प्रकार से पापा घनी में कई प्रकार की
चट्टानें अवेलेबल हैं और इसके उदाहरण भी हमारे सामने अवेलेबल हैं, जिसके दो उदाहरण बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं। एक बेम्पेम्पल्ली स्लेट है और एक गुलचेरू का क्वार्टजाइट है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर लिखा गया था यह बेसिकली यही डिफाइन कर रहा है कि निचला कुडप्पा का जो मुख्य चट्टान उसका नाम है पापाघनी, और पापाघनी के दो उदाहरण अवेलेबल हैं, एक का नाम है बेम्पेम्पल्ली स्लेट और एक का नाम है गुलचेरू क्वार्टजाइट। क्लियर है? आते हैं इसी के अगले पार्ट पर, और अगला पार्ट है च्यार उपक्रम की चट्टान। अब जो च्यार उपक्रम की चट्टान है यह च्यार नदी की घाटी में स्थित है, जिसके दो खंड हैं। कितने खंड हैं? इसके भी दो खंड हैं। कौन कौन से? एक का नाम है निचला, या इसी को कहते हैं नागरी। निचला या नागरी, क्योंकि जो नीचे होगा वही आपका रूपांतरित होगा, ऊपर वाला रूपांतरित थोड़ा होता, क्योंकि रूपांतरित के लिए चाहिए क्या? टेम्परेचर और प्रेशर। तो नीचे जैसे जैसे जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा और साथ में प्रेशर भी बढ़ेगा, तो निचले भाग में ही क्वार्टजाइट पाया जाएगा, ऊपरी भाग में नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर है क्वार्टजाइट नागरी जो क्वार्टजाइट से निर्मित है, साथ में ऊपरी या मुल्लम पेट, जो ऊपरी भाग है इसको मुल्लम पेट कहते हैं। क्लियर रखिएगा। जो च्यार उपक्रम की चट्टान है, च्यार उपक्रम की चट्टान का जो निचला भाग है, जो निचला भाग है वहां पर क्वार्टजाइट की प्रधानता है और इसको हम कहते हैं नागरी क्वार्टजाइट। और जो ऊपरी भाग है, ऊपर वाला है, यहां पर रूपांतरण उतना होगा नहीं, तो यहां पे हम कहते हैं मुल्लम पेट जो स्लेट का बना है। किसका बना है? स्लेट का बना है। और वही तथ्य देखिए यहां पर लिखा है कि मुल्लम पेट स्लेट का है जो ऊपरी भाग पर है, और जो आंतरिक भाग में है इस च्यार में उसका नाम है नागरी, और एक क्वार्टजाइट का बना है। किसका बना है? क्वार्टजाइट का बना है, क्योंकि आंतरिक भाग में ही रूपांतरित चट्टान अवेलेबल होती है। तो इस आधार पर यह च्यार का क्या हो गया? प्रॉपर डेफिनेशन हो गया। और अगर हम आगे बढ़े तो अगला जो तथ्य है ये भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान से देखते हैं। अगला जो है नल्ला मलाई उपक्रम है। जो ऊपरी कुडप्पा है, क्योंकि अब तक तो निचला कुडप्पा और विषम देखा है, और अगला जो है ये है ऊपरी कुडप्पा, और ऊपरी कुडप्पा का जो सब पार्ट है या जो प्रमुख यहाँ की चट्टान है इसका नाम है नल्ला मलाई उपक्रम। और इसका जो नामकरण किया गया है, इसका नामकरण अन्नामलाई पहाड़ियों की नाम पर रखा गया है। किस पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है? अन्नामलाई पहाड़ियों के नाम पर रखा गया है, जहां यह अनावरित पाया जाता। अनावरित का तात्पर्य है इस पर किसी भी टाइप का अवसाद का डिपोजिशन नहीं है। ठीक है। साथ में इसके निचले भाग में क्वार्टजाइट, निचले भाग में ही क्वार्टजाइट पाएगा, ऊपरी भाग में क्वार्टजाइट नहीं मिलेंगे, क्योंकि क्वार्टजाइट एक रूपांतरित चट्टान है। किसकी? बलुआ पत्थर की। तो कह रहा है निचले भाग में क्वार्टजाइट, और इसका जो उदाहरण देखने को मिलता है यह है बैरनकोंडा क्वार्टजाइट। तो बैरनकोंडा जो क्वार्टजाइट है यह क्लियर रखिएगा, नल्ला मलाई का जो निचला भाग है वहां पर यह साक्ष्य अवेलेबल है। साथ में अगर हम बात करें कि जो ऊपरी भाग है, इस नल्ला मलाई का जो ऊपरी भाग है, अपर पार्ट है, ऊपरी भाग में कठोर सेल, सेल भी एक प्रकार की अवसादी चट्टान होती है, तो ऊपरी भाग में कठोर सेल और स्लेट या स्लेट, और स्लेट एक प्रकार से यह भी हम कह सकते हैं कि रूपांतरित चट्टान के ही उदाहरण में आते हैं। तो कह रहा है कि जो ऊपरी भाग है नल्ला मलाई का, यहां पर आपको कठोर सेल और स्लेट यहां पर है, और इसका जो उदाहरण है ये है कुंभम स्लेट के समान पाए जाते हैं। सेल के साथ, क्लियर रखिएगा, सेल के साथ अंतर स्तरित चूना पत्थर में, क्या चूना पत्थर में सीमा और सीसा भस्म के जमाव निहित है। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से भस्म अवेलेबल हैं, तो यहां पर भस्म आपका है सीमा एवं सीसा के भस्म अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ऊपरी कुडप्पा है, ऊपरी कुडप्पा की जो मुख्य संरचना है उसका नाम है नल्ला मलाई। लेकिन नल्ला मलाई में जो क्वार्टजाइट का नीचे डिपोजिशन हुआ है, इसका जो उदाहरण हमको देखने को मिलता है उसी का नाम है बैरनकोंडा। और जो ऊपरी भाग है जहां पर स्लेट के डिपॉजिट प्रमुखतया हैं, इसका जो उदाहरण है, यह उदाहरण है कुंभम स्लेट। क्या है? कुंभम स्लेट। तो यह पॉइंट हमको याद कर लेना है। इसीलिए यहां पर हमने देखो ये शुरू में ही पूरा इसका सारांश लिख दिया है, कुंभम स्लेट और बैरनकोंडा क्वार्टजाइट। स्लेट ऊपर लिखा क्योंकि ऊपरी भाग में है, क्वार्टजाइट नीचे रहता इसलिए इसको नीचे लिखा गया है। ठीक है ना। इससे यह भी क्लियर हो जाए
कि जो ऊपर लिखा है यह इस नल्ला मलाई क्रम के ऊपरी भाग में है, और जो नीचे लिखा गया है यह इस क्रम की चट्टान के निचले भाग में, ऐसे ही लिखा गया है। यहाँ पर भी देखिए तैयार कोल्लमपेट चूंकि ऊपरी भाग में है तो इसको ऊपर लिख दिया गया, और नागरी क्वार्टजाइट है ये नीचे है तो नीचे लिख दिया गया, ऐसे यहाँ पर लिखा गया। ये बात आप समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा ट्रिक है यहाँ पर लिखने में भी, जिससे आपको अगर कभी संक्षेप में याद करना हो तो इतने से ही काम चल जाए। अब चलते हैं अगले पे, जो विषम विन्यास है, और विषम विन्यास का जो उदाहरण हमको देखने को मिलता है यह है आपका किस्ताना उपक्रम। और किस्ताना उपक्रम को अगर हम प्रॉपर डिफाइन करें तो यहां पे कह सकते हैं यह किचड़ा नदी घाटी में स्थित कुडप्पा क्रम का, ध्यान रखिएगा, यह किचड़ा नदी घाटी में स्थित कुडप्पा क्रम का सबसे, कुडप्पा क्रम का क्या है, सबसे ऊपरी एवं नवीन जमाव है। क्लियर रखिएगा, यह किचड़ा नदी घाटी में स्थित कुडप्पा क्रम का सबसे ऊपरी एवं नवीन जमाव है। कौन? चेयार विन्यास, अरे किस्ताना विन्यास। इसके भी निचले भाग में, क्योंकि इसका भी दो भाग होगा, इसके निचले भाग में क्लियर रखिएगा आपको क्वार्टजाइट के भी साक्ष्य मिलेगी, क्योंकि नीचे ही क्वार्टजाइट मिलता है, ऊपर तो मिलेगा नहीं। और इसका जो उदाहरण है यह है इलक्वंडा क्वार्टजाइट। क्या है? इलक्वंडा क्वार्टजाइट। मध्य भाग में क्या मिलेगा? स्लेट मिल जाएगा। मध्य भाग में क्या मिल जाएगा? स्लेट मिल जाएगा। तो मध्य भाग में जो स्लेट मिला है इसका जो उदाहरण है इसको कहते हैं कोलुम नाला स्लेट। और जो ऊपरी भाग है, चूंकि इसमें 3 क्रम है, और जगह एक ऊपरी और एक निचला, यहाँ पर 3 क्रम है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो ऊपरी भाग है यहाँ पर पुनः क्वार्टजाइट का साक्ष्य अवेलेबल है, और इस क्वार्टजाइट के साक्ष्य को कहते हैं श्री सैलम क्वार्टजाइट। क्या कहते हैं? श्री सैलम क्वार्टजाइट के जमाव देखे जाते हैं। और यह उपक्रम ऊपर स्थित बिंद शिलाओं से एक विषम विन्यास द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। तो वही हमने कहा कि जो यह विषम विन्यास है यह कुडप्पा और विंध्यन के बीच का एक ट्रांजिशन फेज डिनोट करता है। इसलिए यहां पर लिखा है कि यह उपक्रम ऊपर स्थित बिंद शिलाओं से एक विषम विन्यास द्वारा पृथक किया जाता है। तो इस प्रकार से इस किस्ताना उपक्रम के 3 पार्ट हैं, एक आपका लोअर पार्ट है, एक मिडिल पार्ट है, और एक आपका अपर पार्ट है। लोअर पार्ट में मिलता है इरला कोंडा क्वार्टजाइट, मिडिल पार्ट में मिलता है कोलुम नाला स्लेट, और इसके अपर पार्ट में मिलता है श्री सैलम क्वार्टजाइट। और श्री सैलम क्वार्टजाइट के पश्चात जो इसके ऊपर आएगा वो हो जाएगा विंध्यन क्रम। क्या हो जाएगा? विंध्यन क्रम की चट्टान। तो आते हैं अब अगले, अभी तो हमने जो डिस्कस किया है, क्लियर रखिएगा, अभी जो डिस्कस हुआ है ना, यह डिस्कस कुडप्पा क्रम की चट्टान का वह विस्तार हमने देखा है जिसका विस्तार आंध्र प्रदेश के कुडप्पा क्षेत्र में हुआ है। अभी तो इसका विस्तार आप कर्नूल जनपद, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली और मध्य हिमालय में भी देखेंगे। तो आइए उसको भी थोड़ा देखते हैं कि जिससे हमारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि धारवाड़ कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार कहां कहां देखा जाता है। अब यहां पर हम देखें कि छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है, अर्थात मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र में भी कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। और इसमें मध्य प्रदेश, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में कुडप्पा शिलाओं के कई दृश्यांश पाए जाते हैं, कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। इसके जो उदाहरण हैं यह आपको जानना है। कौन कौन से उदाहरण है? जैसे इसमें है बिजावर उपक्रम है, इसमें ग्वालियर उपक्रम है, इसमें राजपुर उपक्रम है, इसमें कालदगी उपक्रम है, और इसमें कौन सा है? पारवल उपक्रम है। तो इन उपक्रमों का जो संबंध है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से है। यह आइडेंटिफाई तो करना ही होगा कि किसका संबंध किस पर्टिकुलर स्टेट से है। तो इतना तो करेंगे आप ना, भाई सब कुछ आपको बनाया दे रहे हैं, फिर भी थोड़ा बहुत काम आपको करना पड़ेगा कि आप कम से कम यह आइडेंटिफाई करिएगा कि जो बिजावर है या ग्वालियर है या राजपुर है या कालदगी है या पारवल है, यह किस पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करता है। चलते थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे अगर हम देखें इसे लिख भी दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आप यहां पर खोज लेंगे ना, खोज के खाली स्टेट अगर लिख लेंगे तो काफी सहजता हो जाएगी। नहीं फिर आगे तो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने प्रयास यही किया है कि आपको थोड़ा काम कम करना पड़े। नहीं तो बैठ के आप नेट जैसे ही सर्च करेंगे, खोजने बैठे हैं कुछ, खोज रहे हैं कुछ और,
आजकल सबसे बड़ी समस्या यही है। ऑनलाइन क्लास के फायदे तो हैं लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका कितना लाभ उठाते हैं और कितना लाभ नहीं उठा पाते हैं। जो लाभ उठाते हैं काफी लाभ उठाते हैं, जो नहीं उठा पाते हैं काफी पीछे रह जाते हैं। यह भी थोड़ी समस्या का विषय। आप खोजने चलेंगे कुछ, खोज रहे हैं कुछ और, देखने चल रहे हैं कुछ, देख रहे हैं कुछ और, ये सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन ठीक है, तो अगर हम बिजावर उपक्रम की बात करें तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का जो, अगर हम बिजावर क्रम की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो छतरपुर और पन्ना जनपद है, ध्यान रखिएगा, छतरपुर और पन्ना जनपद में यह उपक्रम की चट्टान पाई जाती है। कौन सी? बिजावर। क्लियर? ठीक है। इसके आधार में, आधार मतलब जो उसका बेस है, आंतरिक भाग में बलुआ पत्थर एवं क्वार्टजाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। क्वार्टजाइट का बेसिक यहां पर तात्पर्य है कि बलुआ पत्थर ही जब इसके ऊपर हाई टेम्परेचर और प्रेशर आरोपित होता है तो इसका रूप बदल जाता है किसमें? क्वार्टजाइट में। तो या तो क्लियर है कि यही बलुआ पत्थर और क्वार्टजाइट इसके भी आधार में अवेलेबल है। जितने भी हैं सब जगह यहीं पर है, या तो क्वार्टजाइट है, या तो बलुआ पत्थर है, या मान लेते हैं स्लेट है, संगमरमर है, यही सब है ना, और कुछ तो है नहीं, क्योंकि ये मुख्य चट्टानों का यही नाम ही है और क्या है, कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे कहते हैं जिनके ऊपर क्या? जिनके ऊपर चूना पत्थर, जिनके ऊपर चूना पत्थर और लौहमय बलुआ पत्थर के जमाव मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके ऊपर चूना पत्थर और लौहमय बलुआ पत्थर के जमाव मिलते हैं, बीच बीच में, इसी के बीच बीच में पैचेज के रूप में आपको क्या मिलते हैं? बसाल्ट के अंतर्वेधन भी मिलते हैं। क्योंकि कालक्रम में इस पर्टिकुलर क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि दरारी उद्भेदन भी हुआ है, तभी तो जाके दक्कन का ट्रैप बना है। तो जब दरारी उद्भेदन होगा तो दरारी उद्भेदन से जो मैग्मा निकलता वो होता है बसाल्टीय मैग्मा। तो इसीलिए कह रहा है कि बीच बीच में बसाल्ट के अंतर्वेधन भी मिलते हैं, क्योंकि यहां पर दरारी उद्भेदन से कई बार अतीत में बसाल्ट चट्टानों का क्या हुआ है? फॉर्मेशन हुआ है, और जिनकी भित्तियों में ही हीरा पाया जाता है। तो ये सारे तथ्य हैं किसके विषय में? बिजावर उपक्रम की चट्टान के विषय में। और यह किस क्रम में है? ध्यान रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ वाला सेक्शन उसके क्रम में आता है। साथ में ग्वालियर अगर उपक्रम की हम बात करें तो ग्वालियर उपक्रम की जो चट्टानें हैं यह ग्वालियर के निकट पाई जाती हैं, जिनमें बलुआ पत्थर, सेल और क्वार्टजाइट प्रमुख चूना पत्थर हैं। और यहां पर हम बात करें, प्रमुख चूना पत्थर है, हार्ट स्टोन है, जैस्पर है, बीजानुर है, के बसाली लावा से ढकी हैं। तो यह हमको क्लियर रखना है, बलुआ पत्थर या सेल और क्वार्टजाइट जो प्रमुख हैं, ये चूना पत्थर, हार्नस्टोन, जैस्पर और बीजानपुर से क्या है? ढकी हुई है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं इसके निचले भाग में क्या? निचले भाग को पार और ऊपरी भाग को मोरार कहते हैं। यह टर्म इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें भूल जाएं, विशेष समस्या नहीं आएगी। लेकिन अगर आप भूल गए कि पार और मोरार किसका पार्ट है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। पार और मोरार बेसिकली यह पार्ट है ग्वालियर उपक्रम की चट्टान के। निचले भाग को पार कहते हैं और उचले भाग को, जो ऊपरी भाग उसको मोरार कहते हैं। ठीक है। और डॉक्टर हेरोन ने क्या? डॉक्टर हेरोन ने ग्वालियर उपक्रम को गैर कायांतरित, क्या? गैर कायांतरित, मतलब इसका रूप नहीं बदला है, गैर कायांतरित अरावली उपक्रम का एक पृथक दृश्यांश माना है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये पूछ सकता है कि किसके अनुसार ग्वालियर उपक्रम को गैर कायांतरित अरावली उपक्रम का एक पृथक दृश्यांश माना जाता है? तो आपका उदाहरण है यहां पर डॉक्टर हेरोन ने इस पर्टिकुलर संदर्भ को उल्लेखित किया है। अब आते हैं अपने अगले यहां पर तथ्य की तरफ। और अगला जो तथ्य है, क्योंकि इसका विस्तार कई जगह पर है, जिसमें हमने एक देखा है अभी बिजावर, दूसरा देखा है ग्वालियर, और तीसरा जो है अगर इसको हम डिफाइन करें तो तीसरा है राजपुर उपक्रम। क्या है? राजपुर उपक्रम। अगर राजपुर उपक्रम को हम डिफाइन करें
तो यह उपक्रम ऊपरी कुडप्पा से संबंधित है, क्योंकि कुडप्पा का दो सेक्शन है, एक ऊपरी कुडप्पा और एक निचला कुडप्पा। तो यह ऊपरी कुडप्पा से संबंधित है, जिसका विस्तार महानदी घाटी के, क्या इसका विस्तार कहां हुआ है? महानदी घाटी के दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में है, संबलपुर ये कहां पर है? उड़ीसा में है, जनपदों में फैला है। तो यह आपको क्लियर होना चाहिए कि यह कहां कहां पर फैला हुआ है। विस्तार जो है महानदी घाटी के दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, संबलपुर उड़ीसा जनपदों में फैला हुआ है। और इनमें मुख्य चट्टानें जो हैं किस प्रकार की हैं? सेल और चूना पत्थर की हैं। कैसी हैं? सेल और चूना पत्थर से निर्मित है इसकी चट्टानें। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो तथ्य है यह किसके संदर्भ को व्याख्यायित करता है? तो राजपुर उपक्रम की चट्टानों को यह प्रॉपर डिफाइन करता है। सेम टाइप से अगर हम अगले तथ्य की तरफ चलें, तो अगला जो महत्वपूर्ण उपक्रम है ये है कालदगी उपक्रम। अगर कालदगी उपक्रम को प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो यहां पे कह सकते हैं इसका विस्तार महाराष्ट्र के बीजापुर जनपद के, ले रखिएगा, महाराष्ट्र के बीजापुर जनपद के बेलग्राम और कालदगी, क्या बेलनगर और कालदगी नगरों के बीच पाया जाता है। और इसी के बेसिस पर इसका नाम भी है कालदगी उपक्रम। क्या नाम है? कालदगी उपक्रम। और इसका ऊपरी भाग लौह जमाओं से संपन्न है, क्योंकि बेसिकली जो बसाल्ट उपक्रम की चट्टानें हैं, जो बसाल्ट रॉक है, इसका यहाँ पर बहुत ज्यादा डिपोजिशन अवेलेबल है। और उसी बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इसके ऊपरी भाग पर लौह जमाओं क्या है? संपन्न है। और चलते हैं अपने अगले उपक्रम पर। और अगला जो उपक्रम है ये है पारवल उपक्रम। अगर पारवल उपक्रम को प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो ये भी काफी महत्वपूर्ण तथ्य है। यहां पर लिखा गया है कि इसकी स्थिति कहां पर है? गोदावरी घाटी में पाया जाता है। पारवल उपक्रम कहां पाया जाता है? गोदावरी घाटी में पाया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि पारवल उपक्रम का संबंध किस नदी घाटी से? तो कहेंगे गोदावरी से। फिर पूछ सकता है कालदगी उपक्रम का विस्तार किस पर्टिकुलर स्टेट से है? तो महाराष्ट्र। ज्यादा पूछ सकता है तो जिला पूछ सकता है। सेम टाइप से पूछ सकता है राजपुर उपक्रम का संबंध कहां पर है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले सेक्शन से है। तो इसी प्रकार यहां पर अगर पारवाल के विषय में देखा जाए तो इसका विस्तार गोदावरी घाटी में पाया जाता है, जिसमें प्रमुखतया क्वार्टजाइट है, सेल है, एवं फ्लिंट चूना पत्थर की चट्टानें उपलब्ध हैं। ध्यान रखिएगा, फ्लिंट चूना पत्थर की चट्टानें उपलब्ध हैं प्राणहिता की घाटी में। क्लियर रखिएगा, प्राणहिता की घाटी में ऐसी शिलाओं को, ध्यान रखिएगा, प्राणहिता की घाटी में ऐसी शिलाओं को पेनगंगा संस्तर भी कहते हैं। जबकि हम जो गोदावरी नदी बेसिन का अध्ययन करते हैं तो वहां पर है पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ये सब ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? आपकी गोदावरी की। तो यहां पर उसी के संदर्भ में लिख रहा है, आप उसको ट्रिब्यूटरी के रूप में याद किए हैं, लेकिन यहां चट्टान के रूप में याद करना है कि जो यहां पर प्राणहिता की घाटी में किस प्रकार की शिलाओं का विस्तार है, जिसको पेनगंगा का हम विस्तार कहते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है, लेकिन मुख्य मुख्य तथ्य तो याद ही कर लेना है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं थोड़ा अगले पार्ट पर। और अगला जो पार्ट है, हमने पहले कहा कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार का कुछ भाग आपका आंध्र प्रदेश में है, कुछ भाग का विस्तार आपका छत्तीसगढ़ वाला जो सेक्शन है, कुछ का जो विस्तार है यह आपको मिलेगा कहां पर? राजस्थान एवं दिल्ली क्षेत्र में कुडप्पा का भी विस्तार मिलता है। और अगर दिल्ली और राजस्थान के सेक्शन में हम देखें कि कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार कहां कहां पर अवेलेबल है, तो यहां पर लिखा गया है कि राजस्थान एवं दिल्ली की कुडप्पा शिलाओं को, क्या कुडप्पा शिलाओं को दिल्ली क्रम के नाम से जाना जाता है। किस क्रम के नाम से जाना जाता है? दिल्ली क्रम की चट्टान के नाम से जाना जाता है। ये भी कुडप्पा का ही एक्सपेंशन है। इसके ऊपर रायलो उपक्रम की, क्या क्लियर रखिएगा, रायलो उपक्रम की शिलाएं अवस्थित है। आपसे पूछा जाता है कि जो दिल्ली क्रम की चट्टान है इसके ऊपरी भाग में या ऊपर किस क्रम की चट्टानें अवेलेबल है, तो आप कहेंगे रायलो उपक्रम की शिलाएं अवस्थित हैं। सेम टाइप से इसमें क्वार्टजाइट, स्लेट, ग्रिट, फ्लैगस्टोन आदि की प्रधानता है इसमें। और क्या है? ग्रेनाइट उत्पिंड, क्या
ग्रेनाइट उत्पिंड एवं लैक्लिट के, क्या ग्रेनाइट उत्पिंड एवं लैक्लिट के, ध्यान रखिएगा, अंतर्वेद भी पाए जाते हैं। क्योंकि यह जो ग्रेनाइट है और लैक्लिट है, यह एक टाइप से मैग्मा का रूप है। क्या है? मैग्मा का रूप है। तो यहां पर भी कुछ मैग्मा जनित संरचनाएं आपको अवेलेबल होती हैं, देखने को मिलती हैं। और इसमें ग्रेनाइट उत्पिंड एवं, अच्छा इनके ये देखिए, ये पॉइंट पूरा रिपीट कर गया, ये पॉइंट क्या कर गया? रिपीट कर गया, है ना, यहां तक। हाँ, इनके दृश्यांश अजमेर में मिलते हैं, अलवर और भरतपुर में देखने को मिलते हैं। तो यह आपको याद रखना है कि बेसिकली जो आपका राजस्थान दिल्ली उपक्रम का सेक्शन है, इसका विस्तार किस पर्टिकुलर आपको डिस्ट्रिक्ट में ज्यादातर मिलता है? यह डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, अलवर एवं भरतपुर है। अब थोड़ा हम चलते हैं अपने अगले तथ्य पर। और अगला जो है, इसमें अगर हम बात करें तो देखो कौन कौन सा है। एक है मलानी उपक्रम है, और मलानी उपक्रम को अगर हम डिफाइन करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं मध्य एवं दक्षिणी राजस्थान का, क्योंकि यहाँ पर कई पार्ट है, हमने पहले कहा है, और इसी का एक पार्ट जिसको कहते हैं मलानी उपक्रम। तो मलानी उपक्रम में आप देखिए मध्य एवं दक्षिणी राजस्थान की, क्या मध्य एवं दक्षिणी राजस्थान की दिल्ली क्रम की शिलाओं में ग्रेनाइट के अंतर्भेदों को इरिनपुरा ग्रेनाइट, क्या इरिनपुरा ग्रेनाइट, और पश्चिमी राजस्थान में क्या कहते हैं? मलानी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। क्लियर रखिएगा, यह जो नाम है कि पश्चिमी राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? मलानी उपक्रम कहते हैं। और जो इसका अंतर्भेद है, इसको हम क्या कहते हैं? दक्षिणी में, मध्य एवं दक्षिणी भाग में इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं इरिनपुरा। क्या कहते हैं? इरिनपुरा। यह नाम आपसे पूछा जाता है कि जो मध्य एवं दक्षिणी राजस्थान की दिल्ली क्रम की शिलाओं में ग्रेनाइट के अंतर्भेदों को क्या कहते हैं? इरिनपुरा ग्रेनाइट कहते हैं। और पश्चिमी राजस्थान में क्या कहते हैं? मलानी उपक्रम के नाम से जाना जाता है। और मलानी उपक्रम में अगर देखा जाए ग्रेनाइट, जिसमें जलौर सिवाना ग्रेनाइट है, और रायोलाइट, मलानी रायोलाइट, इसका उदाहरण भी दे रहा है, मलानी रायोलाइट है, मुख्य चट्टानें पाई जाती हैं। क्या है? मुख्य चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आपको इसका नाम याद रखना है कि मलानी जो उपक्रम है, यह बेसिकली राजस्थान एवं दिल्ली क्रम की चट्टानों का ही एक सब पार्ट है। और वो भी कौन सा है? जो राजस्थान का पश्चिमी सेक्शन है, वहां पर जो चट्टानों का क्रम है उसी को कहते हैं मलानी क्रम। और जो मध्य तथा दक्षिण वाला सेक्शन है, वहां पर जो ग्रेनाइट के साक्ष्य अवेलेबल हैं, उसको कहते हैं इरिनपुरा ग्रेनाइट। क्या कहते हैं? इरिनपुरा ग्रेनाइट। तो इस प्रकार से हमको तथ्यात्मक नॉलेज को क्या करना है? याद करना है। आते हैं अपने अगले पार्ट पर। और अगला जो पार्ट है यह भी काफी महत्वपूर्ण है। यह प्रायद्वीपेत्तर भाग में, अर्थात प्रायद्वीप के बाहर का एरिया। अभी तक जो सेक्शन था यह सब प्रायद्वीपीय भारत से संबंध रखने वाले कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार था। लेकिन कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार प्रायद्वीप के बाहर भी है, अर्थात हिमालय के आंतरिक भागों में भी अवेलेबल है, जिस प्रकार से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का साक्ष्य था। तो यहां पर है कि प्रायद्वीप पर या मध्य हिमालय क्षेत्र में कुडप्पा क्रम के शैल दृश्यांश जो अवेलेबल हैं, कहां पर है? कश्मीर में है, शिमला में है, नेपाल में है, और हिमालय के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। जिनमें किसकी प्रधानता है? इसमें स्लेट की प्रधानता है, क्वार्टजाइट की प्रधानता है। और जो पीर पंजाल क्षेत्र है लघु हिमालय का, पीर पंजाल, रंबन, क्लियर रखिएगा, रंबन एवं किश्तवाड़ में इन्हें एक नाम दिया जाता है, और ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। यह नाम है डोगरा स्लेट। क्या है? डोगरा स्लेट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पीर पंजाल, रंबन एवं किश्तवाड़ क्षेत्र में इस पर्टिकुलर संरचना को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको कहते हैं डोगरा स्लेट के नाम से जाना जाता है, जिनका उपयोग, इस पर्टिकुलर मटेरियल का जो उपयोग किया जाता है गृह निर्माण हेतु किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? गृह निर्माण हेतु किया जाता है। साथ में यह भी ध्यान रखना है, इसी प्रकार शिमला हिमालय में, कहां पर? शिमला हिमालय क्षेत्र के स्लेट जमाओं को शिमला क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिमला क्रम कहा जाता है। तो आपको यहां पर कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए, और इसी को हम लोग प्रारंभ में कह सकते हैं। यहां पर हम देख लेते हैं एक बार पुनः, ये जो लिखा गया है यह इसी संदर्भ में लिखा गया है कि आंध्र प्रदेश में इसका पूरा विस्तार यहां था। फिर हमने कहा छत्तीसगढ़ में,
छत्तीसगढ़ के कई पार्ट को हमने देखा। राजस्थान में बेसिकली जो एक सब पार्ट है यह आपका मलानी है। कौन है? मलानी। इसको आपको क्लियर रखना है। और मलानी, और जो लास्ट है यह आपका है मध्य हिमालय अर्थात प्रायद्वीपीय क्षेत्र के बाहर का सेक्शन है। तो इस प्रकार से पूरे कुडप्पा सेक्शन का यहाँ पर विस्तार देखने को मिलता है। और यहां तक का जो डिस्कशन था यह कंप्लीट पुराना क्रम की चट्टान का जो पहला पार्ट है कुडप्पा उसका है, क्योंकि काफी लंबा सेक्शन है। तो इसी प्रकार अब हम देखेंगे क्या कि जो हमारा कुडप्पा क्रम का पुराना क्रम का जो दूसरा पार्ट है जिसको कहते हैं विंध्यन क्रम की संरचना, उसका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।